स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर में बेहद स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पांचों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज़ को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो ना सिर्फ आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो रहा है, बल्कि ट्रस्ट मी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ स्टैटिक सब्जेक्ट भी आपका यहाँ पे तैयार हो रहा है। और मुझ पर यकीन मत कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आप प्रीलिम्स के या फिर मीन्स के देख लीजिएगा और आपको समझ में आएगा कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड हमें यूपीएससी सीएससी पेपर में दिखाई देता है। तो सीरीज को लगातार जो है आपने फॉलो करना है। एंड मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पर एक अनाउंसमेंट की है कि जनवरी में मैं 6 मंथ का कंपाइलेशन पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगी एंड अप्रैल में फरवरी टू अप्रैल का एक अनदर कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट आपने जो पूरे साल भर पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करने के टाइम पर आपके पास एक मटेरियल रहे जहां से आप क्विकली उसको रिवाइज कर सकें और आपके एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट आपको इस सीरीज का मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर एक डिस्कशन करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है गैलेक्टिक टाइड्स। तो टाइड्स आपको पता है हमें अर्थ पे भी देखने को मिलते हैं। जो ओशन का वाटर होता है उसमें मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक बल्ज देखने को मिलता है। गैलेक्टिक टाइड का मतलब क्या हुआ? देखो, ये भी वैसे ही है जैसे आपको अर्थ पे देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे 2 वर्ड हैं, गैलेक्टिक एंड टाइड। टाइड जैसे अर्थ पे देखने को मिलते हैं, गैलेक्टिक का मतलब है गैलेक्सीज, यानी कि हम उन टाइड्स की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्स में हमें गैलेक्सीज में देखने के लिए मिलते हैं। तो है ये बिल्कुल अर्थ जैसे ही, डिफरेंस ये है, पहली बात तो गैलेक्सीज में देखने को मिलते हैं और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा मैसिव होते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अनदर टॉपिक है C-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो इसरो के द्वारा इस इंजन का सक्सेसफुल एक टेस्ट किया गया है। तो इस इंजन के बारे में समझेंगे, क्रायोजेनिक इंजन की कुछ स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस पर बात करेंगे एंड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझने का ट्राई करेंगे। मूव ऑन टू द अनदर, एंटी मैटर। एंटी मैटर अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो साइंटिस्ट के द्वारा ना अलग अलग थ्योरीज इस एंटी मैटर को लेकर दी जाती थी। फाइनली एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिससे कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं और यहाँ पर जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी थी आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी वो सच साबित होती है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मूव ऑन टू द अनदर वन, टेराहर्ट्ज रेंज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पहले से पता होगा, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, आज एक बार फिर देख लेंगे। उसी के अंदर जो हमारे टेराहर्ट्ज रेंज होते हैं ये कितने और कहाँ होते हैं ये देखेंगे और इनका एप्लीकेशन क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको समझेंगे। देन लास्ट हमारा टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटर्स को मैं अपनी इस सीरीज में ही आपको कई बार कवर करा चुकी हूँ। अगर बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस सीरीज में जो है पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं और अगर आप फॉलो करते आ रहे थे तब तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझेंगे। आइए वन बाय वन सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बट उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ 30 सितंबर को एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। सील का हमारा लास्ट डी था, लेकिन कुछ लकी लोगों को शायद अभी भी एक चांस मिल जाए। अगर किसी भी वजह से पेमेंट फेल हो गया था या फिर एडमिशन लेने में कुछ चूक रह गई थी, कुछ हो गया था, मौका है, एडमिशन ले लीजिएगा। अभी भी प्राचीन लाइव फैकल्टी कोड को यूज़ करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तीनों लैंग्वेजेस में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो क्लासेस कर सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे और बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की पूरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाती है। इतनी फीस में प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की तैयारी इतनी क्वालिटी एजुकेशन के साथ मतलब मुश्किल ही मिलता है। तो अगर आपके पास मौका है ज्वाइन करने का तो प्लीज़ अवेल इट। आइए एक एक करके वो अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और यस, एक और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ, तो आप मुझे यूपीएससी विद प्राची टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए भी इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग रिलेवेंट टू द एडमिशन योर प्रिपरेशन, तो भी आप मुझे यूपीएससी विद प्राची पर पिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगी। चलिए मूव ऑन करते हैं। गैलेक्टिक टाइड्स। तो देखिए, यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज हैं वहाँ पर भी जैसे अर्थ के ओशियंस में टाइड आते हैं, इस तरह के टाइड देखने के लिए मिलते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली ग्रेविटी ही है। अगर हम बात करें जो नॉर्मल टाइड्स होते हैं उनकी, तो आपको पता है कि जो बेसिकली अर्थ है और जो आपका मून है और जो सन है,
ठीक है, इनका जो है ग्रेविटेशनल पुल लगता है। क्योंकि सन हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो उसकी बेसिकली वो जो एक अट्रैक्शन पावर है वो इतना काम नहीं करती। और जो मून है क्योंकि ये हमारे पास है तो बेसिकली इसका एक ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अर्थ की तरफ काम करता है। इसकी वजह से अर्थ जिसको चारों तरफ से ओशियंस ने घेरा हुआ है वो ओशियन थोड़ा सा बल्ज बनाते हुए मून की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यही जो है आपको हाई टाइड या लो टाइड के रूप में देखने को मिलता है। ये आपका फिनोमेना अर्थ पे होता है, राइट है। अब देखिए अगर हम बात करें गैलेक्टिक टाइड्स की तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं, गैलेक्सीज में। दूसरी बात किस वजह से देखने को मिलते हैं, ग्रेविटी की वजह से। अब ये ग्रेविटी यहाँ पर कैसे है, तो देखिए गैलेक्सीज के अंदर कुछ आपके देखिए टाइडल फोर्सेस जो है जो गैलेक्सी के अंदर ही ऑब्जेक्ट्स हैं उनके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो गैलेक्सी है उसके अंदर ध्यान से सुनिएगा मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। कहीं पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, 90% ऑफ द केसेस हमें गैलेक्सी के सेंटर में ज़्यादा देखने को मिलता है और जो उसके बेसिकली आउटर एजेस होते हैं, जो स्पायरल्स होते हैं गैलेक्सी के, वहाँ पे कम देखने के लिए मिलता है। तो मास के इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट जनरेट होता है और इस ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बनती है और वो गैलेक्सीज के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर बेसिकली क्या है, एक टाइडल फोर्स के रूप में दिखाई देती है। समझ में आया? एक बार फिर से बता रही हूँ, आपकी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारा मास है, उस मास का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मास का ज़्यादा है वहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट वाली जो फोर्स है वो ज़्यादा पुल इफेक्ट रखती है और जो आउटर एरियाज़ हैं जितना ज़्यादा आप सेंटर से दूर जाते जाओगे ये बेसिकली कम होता जाता है। तो कम और ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट बन जाता है और इस ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है गैलेक्सीज के अंदर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर, वही एक टाइडल फोर्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, गैलेक्टिक टाइड्स वो टाइडल फोर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। और वो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, जो आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस बेसिकली गैलेक्सी के अंदर है। आपके ब्लैक होल्स हैं, आपके ड्वार्फ्स हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे क्यों लगता है ये, क्योंकि गैलेक्सी का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे कि मिल्की वे का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये टाइडल फोर्सेस क्यों बेसिकली जनरेट हुई है, क्योंकि गैलेक्सी के अंदर मास का एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा मैसिव वहाँ पे होता है जहाँ पे मास ज़्यादा होता है, जैसे कि गैलेक्सी का जो सेंट्रल बल्ज होता है या फिर जो डार्क मैटर हेलो होता है। वही अगर आप देखोगे जो बेसिकली डिस्क है या स्पाइरल आर्म्स होते हैं गैलेक्सी के, वहाँ पर ये मास कम होता है तो ग्रेविटेशनल पुल भी कम लगता है। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स गैलेक्सी के सेंटर के पास हैं उनको उतना ज़्यादा टाइडल फोर्स का एक्सपीरियंस करना पड़ता होगा और जो सेंटर से जितना ज़्यादा दूर होते चले जाते हैं उन पर ये टाइडल फोर्स उतना कम काम करेगी। दिस इज बेसिक। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि जो स्टार है ना, वो सेंट्रल बल्ज ऑफ द गैलेक्सी में आपको ज़्यादा ओल्डर यानी कि पुराने देखने को मिलेंगे, डेंसली पैक्ड मिलेंगे, क्योंकि जो सेंटर के आसपास जो स्टार्स वगैरह हैं उनको जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे अर्थ है, इफ़ दिस इज़ योर अर्थ, तो बेसिकली अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल है वो आपको मान लीजिए आप यहाँ पे हैं तो आप हवा में क्यों नहीं उड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है वो आपको अपने सेंटर की तरफ खींचने का ट्राई करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसका अपने ग्रेविटेशनल पुल है। करेक्ट है। अब इसको मान लीजिए गैलेक्सी और बेसिकली यहाँ पर मान लीजिए कि आपके स्टार्स हैं, तो आप देखेंगे जो स्टार बेसिकली आपको गैलेक्सी के सेंटर में देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा डेंसली पैक्ड मिलते हैं क्योंकि उन पे एक ग्रेविटेशनल पुल लगा है, और जो आपको आउटर एरियाज में देखने के लिए मिल जाएंगे कंपैरेटिवली इस पे लेस होता है। जस्ट बेसिक से बात है, इतना समझ लीजिएगा। अब इस पुल की वजह से जो टाइडल फोर्स है वो आपको इन ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हुए दिखाई देती है। अब इसका कुछ इफेक्ट तो दिखाई देता होगा, जैसे अगर आप देखोगे जो अर्थ है उस पे ओशियंस या तो ऊपर उड़ जाते हैं, हाई टाइड्स आते हैं, या कई बार थोड़ा लेस ऊंचे उड़ते हैं तो आपके लो टाइड आते हैं। ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज में जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर इसका क्या इफेक्ट रहता है।
देखो बहुत सारे इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। कई बार हो सकता है कि इसकी वजह से जो गैलेक्सी का स्ट्रक्चर है वो पूरा रीशेप कर जाए। कई बार हो सकता है कि किसी स्टार के फॉर्मेशन की यहाँ पे शुरुआत हो जाए, किसी स्टार के बनने को प्रमोट कर दिया जाए इसकी वजह से। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कोई स्मॉल स्टार सिस्टम है जो उस ग्रेविटेशनल पुल को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये उसको डिसरप्ट भी कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा पावर छोटी पावर को परेशान करती है, दिस इज बेसिक। इसके अलावा आप देखोगे जो स्टार्स का ऑर्बिट होते हैं, जो स्टार अपने एक ऑर्बिट के अंदर बेसिकली रहते हैं, उनके ऑर्बिट को भी डिसरप्ट ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से आप देखोगे धीरे धीरे जो गैलेक्सी का स्ट्रक्चर है उसमें ग्रेजुअल और लॉन्ग टर्म में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि गैलेक्टिक टाइड्स ये भी बेसिकली डिसाइड करते हैं कि जो दो पास पास वाले गैलेक्सीज हैं उनमें इंट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। मान लीजिए एक बड़ी गैलेक्सी और एक छोटी गैलेक्सी है, तो आप देखेंगे कि बड़ी वाली छोटी वाली को अपनी तरफ क्या है, इन टाइडल बेसिकली गैलेक्टिक टाइड की वजह से जो है बेसिकली अट्रैक्ट करेगी और एक टाइम पे यहाँ पे कोलैप्स देखने को मिलेगा, एक कोलिजन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मान लीजिए ये दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर पाते हैं, तो शायद ये ना देखने को मिले। इसीलिए गैलेक्टिक टाइड्स जानना इम्पॉर्टेंट होता है। हमें ये पता चल जाएगा कि जो दो गैलेक्सीज आसपास हैं उनमें इंट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके इफेक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये जैसे आपने पढ़ा है और हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट लगाओ, दैट्स परफेक्टली ओके। यूपीएससी में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो गैलेक्टिक टाइड होते क्या हैं इससे रिलेटेड आएगा, ये कहाँ पर होते हैं, गैलेक्सीज के अंदर जो है आपको ऑब्जेक्ट्स पर देखने के लिए मिलेंगे, और इनकी वजह से आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा कि गैलेक्सी के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है, छोटे मोटे जो स्टार के सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। बस इतने से ही क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये 3 स्टेटमेंट क्लियर हो गई हैं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। C-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो इसरो के द्वारा सक्सेसफुली जो C-20E-13 इंजन है उसका टेस्ट फायर किया गया, और गगनयान मिशन जिसमें हम अपने बेसिकली एक मानव मिशन के रूप में जो ह्यूमंस हैं उनको स्पेस में भेजने का जो एक सपना देख रहे हैं उसको अचीव करने की आप कह सकते हैं राह में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। क्योंकि गगनयान मिशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उतने हैवी स्पेस क्राफ्ट को लिफ्ट करने के लिए एक बहुत हैवी इंजन चाहिए, और उस हैवी इंजन के लिए आपको जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका यहाँ पे जो है यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये आपका जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है उसका एक पार्ट है, और जो आपका बेसिकली लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3 है उसकी अपर स्टेज का ये क्रूशियल पार्ट है। ठीक है, जो आपका LVM-3 है उसकी जो हम अपर स्टेज यूज़ कर रहे हैं वो क्रायोजेनिक यूज़ कर रहे हैं, उसी में जो आपकी अपर स्टेज है उसका ये क्रूशियल पार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे देखो उसको डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है, लिक्विड प्रोपोर्शनल बेसिकली जो आपका सिस्टम सेंटर है जो कि इसरो के अंडर ही काम करता है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कहा जाता है कि दुनिया के ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन में से एक है। और यहाँ पर इस पूरी न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पहली बार इंडियन क्रायोजेनिक इंजन के अंदर गैस जनरेटर साइकिल को फीचर किया गया है। ये गैस जनरेटर साइकिल ही समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए न्यूज़ पे इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले बेसिक देखते हैं। तो देखो, अगर आपको किसी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को स्पेस में लेके जाना है, दैट मीन्स अर्थ का जो एक ग्रेविटेशनल पुल उसको सेंटर की तरफ खींचता है उसके अपोजिट उसको लेके जाना है। मतलब आपको उसे एक धक्का देना है ताकि वो उस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए एंड स्पेस में चला जाए। जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट आप स्पेस में भेजना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा पावरफुल आपको इंजन चाहिए होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन को समझते हैं, राइट है। तो क्रायोजेनिक इंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रोपेलेंट यूज़ हम करते हैं वो वैसी गैसेस यूज़ करते हैं जो लिक्विड स्टेज में होती हैं और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पर होती हैं। अब एक बात बताओ, एक बॉक्स है उसके अंदर आप गैस भर दो तो वो जल्दी फिल हो जाएगा, और उसी गैस को कंप्रेस कर दो, लिक्विड बना दो, तो उस बॉक्स में वो बहुत ज़्यादा आ सकता है क्योंकि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत सारा गैप होता है, जबकि लिक्विड के अंदर ये डेंस होते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, जब आपने गैसेस को, अपने बेसिकली फ्यूल को, ऑक्सीडाइजर को लिक्विड के रूप में यूज़ किया है, तो जो एक गिवन वॉल्यूम है उसमें आप ज़्यादा डेंस फ्यूल भर पा रहे हो। जब आप ज़्यादा डेंस फ्यूल भर पा रहे हो तो मतलब कम स्पेस का यूज़ करते हुए आपके रॉकेट के पास ज़्यादा फ्यूल है, मतलब उसके पास ज़्यादा पावर है। यही क्रायोजेनिक इंजन का जो है बेसिकली बेस है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, क्रायोजेनिक इंजन वो रॉकेट इंजन होते हैं जो क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को यूज़ करते हैं। इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों गैसेज होती हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होती हैं और जो कि कोल्ड टेम्परेचर पे होती है, वेरी लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप प्रोपेलेंट के रूप में आपका लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होता है और लिक्विड हाइड्रोजन जो है यहाँ पे यूज़ होता है। ये कन्वेंशनल जो आपके इंजन होते हैं उससे अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके फ्यूल की बहुत हाई डेंसिटी है, जो मैंने आपको अभी बताया। इसका मतलब आपका जो प्रोपेलेंट है वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर आप ज़्यादा भर सकते हो और फिर ये ज़्यादा कैरी करने वाला काम जो है यहाँ पे कर सकता है। इसके अलावा क्रायोजेनिक इंजन एनवायरमेंट फ्रेंडली भी माने जाते हैं क्योंकि इनका एमिशन भी कम होता है। दिस इज अबाउट द क्रायोजेनिक इंजन। अब यहाँ पे आ जाइए, देखो ये बेसिकली जो है आप देखोगे सी जो ई इंजन है डेवलप किया जा रहा है, ये इसके बहुत सारे पार्ट हैं और इसमें से जो गैस जनरेटर है हमें इस पे ध्यान देना है। तो गैस जनरेटर की बात करते हैं। देखो गैस जनरेटर भी क्या है, आपका एक रॉकेट इंजन है, इसको गैस जनरेटर साइकिल बोलते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, जो बेसिकली आपका प्रोपेलेंट है उसका एक छोटा सा हिस्सा जो आपका मेन कंबक्शन चैम्बर है, जहाँ पे फ्यूल का दहन होगा, जो एक मेन आपका चैम्बर है, वहाँ पे ना भेज के डाइवर्ट कर देते हैं और डाइवर्ट करके एक गैस जनरेटर वहाँ पर बनाते हैं। तो एक डिफरेंट तरीके की साइकिल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट बनाने में इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है अगर आपको मुश्किल पावरफुल वाले इंजन जो हैं यहाँ पे बनाने। अगर आप देखोगे फाल्कन 9 हो, लॉन्ग मार्च 5 हो, यहाँ पर इसी जो गैस जनरेटर साइकिल का यूज़ किया गया था। देखो होता क्या है थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कंबक्शन चैम्बर है मेन वाला। तो कंबक्शन चैम्बर का मतलब होता है आपका जो फ्यूल है, आपका जो ऑक्सीडाइजर है, उसका यहाँ पे दहन होगा और उससे बेसिकली आपकी जो एनर्जी है वो आपके इंजन को चलाने में काम आएगी मोटे तौर पर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो आपका ये थोड़ा सा आपका जो बेसिकली प्रोपेलेंट है इसको डाइवर्ट कर दे रहे हैं कि दूसरी जगह पर, उस जो दूसरी जगह पर इसको डाइवर्ट कर दे रहे हैं, ये वहीं पर जो इसका कंबक्शन हो रहा है। इसकी वजह से आप देखोगे कि आपका बेसिकली जो ये देखेंगे आपके जो गैसेस हैं, जो स्टीम है, वो यहाँ पे अलग से बनेगी और इसकी मदद से फिर मेन चैम्बर के अंदर फ्यूल को भेजकर उसका कंबक्शन कराया जाएगा। ठीक है भाई, एक डिफिकल्ट सी टेक्नोलॉजी है, तभी तो जाके इसरो बेबी तक टेस्ट कर रही है, तो हमें अचानक से तो समझ में नहीं आ जाएगी। बट जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि इसमें डिफरेंस यही है कि फ्यूल को और ऑक्सीडाइजर को जो मेन कंबक्शन चैम्बर है पूरा वहाँ पे ना भेज के थोड़े से को डाइवर्ट कर देते हैं। जहाँ पे डाइवर्ट करते हैं उसी को गैस जनरेटर बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को गैस जनरेटर साइकिल बोलते हैं। तो ये बेसिकली जब इसको दो पार्ट में हमने बांट दिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे इस इंजन की जो एक कैपेसिटी, जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। बेसिक से समझने का ट्राई करो क्योंकि बहुत टेक्निकली साउंड तो यूपीएससी समझता है कि रॉकेट साइंस को लेकर हम नहीं हैं, तो वो इतने मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। बट हाँ, एक बेसिकली अवेयर स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। परफेक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे गैस जनरेटर साइकिल को यूज़ किया है तो इस इंजन का अगर आप बेसिकली एक नॉमिनल थ्रस्ट देखोगे तो 186.36 किलो न्यूटन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इंजन ने बहुत पहले ही अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव कर दिया है चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 3 में, और जो OneWeb मिशन के 2 कमर्शियल बेसिकली हमने मिशन किए उसमें हमने इसको सक्सेसफुली यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द गैस जनरेटर साइकिल। अब ऐसे साउंड नहीं करना है कि कुछ नहीं पता, एटलीस्ट वी नो समथिंग, राइट। और क्रायोजेनिक इंजन के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको इन्वायरमेंट करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और जितना मैंने यहाँ पे बताया है वो भी सफिशिएंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। बेसिकली एंटीमेटर, ये नेक्स्ट टॉपिक है। पहले तो एक बेसिक बैकग्राउंड समझते हैं। देखो कहा जाता है कि करीब 13.8 बिलियन ईयर पहले एक बिग बैंग हुआ था, एक भयानक विस्फोट हुआ था
और उसके बाद हमारा पूरा यूनिवर्स बना था, सारे प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज, हमारा अर्थ तभी बना था। कहा जाता है कि जब वो विस्फोट हुआ था एक मैटर बना, और उस मैटर से ही आज जो भी सारी चीज़ें हम देख पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन से लेकर इन सारी चीज़ों तक, वो सब उस मैटर से बनी है। बट साइंटिस्ट का मानना ये उस मैटर का एक एंटी मैटर भी बना था। अब भाई वर्चुअली तो वो हमें कहीं नहीं मिलता है, तो ना तो क्वेश्चन है कि भाई वो एंटी मैटर है कहाँ पे। और फिर दूसरा एक्चुअली एक थ्योरी ये देखने को मिला कि मैटर पे आइंस्टीन के थ्योरी के अकॉर्डिंग, और जो हम रियल लाइफ में देख भी पाते हैं, ग्रेविटी इस तरीके से काम करती है कि उसको अपनी तरफ खींचती है। यानी कि न्यूटन के सर पर जब एप्पल गिरा तो एप्पल नीचे गिरा, और उसके बाद उन्होंने ग्रेविटी को लेके काम किया, भाई एप्पल ऊपर क्यों नहीं उड़ गया, राइट है। कुछ साइंटिस्ट का कहना ये था कि एंटी मैटर क्योंकि एंटी है तो ग्रेविटी उसको धक्का देगी, पुल नहीं करेगी, पुश करेगी, ठीक है। तो अब इसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उसमें ये पता चला कि एंटी मैटर पर भी जो ग्रेविटी है वो उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से मैटर पे करती है। ये है न्यूज़। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली बार साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो एंटी मैटर पार्टिकल्स हैं, जिनको कि बहुत ही मिस्टीरियस खोए हुए भाई माना जाता है हमारे विजिबल मैटर के, कि भाई वो भी नीचे की तरफ ही गिरते हैं जब उन पे जो है ग्रेविटी लगती है, मतलब उनका भी एक डाउनवर्ड जो है आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये किसने अनाउंस किया है? जो एक यूरोप की फिजिक्स लैब है सर्न के द्वारा। लेकिन बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको एक ह्यूज माइलस्टोन जो माना जा रहा है, इसका जो इल्यूस्ट्रेशन मिलता है वो हमें मिलता है यूनाइटेड स्टेट के नेशनल साइंस से। उन्होंने एंटी मैटर ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था किसी अननोन लोकेशन पर। हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। दे डिडंट डिस्क्लोज मेनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। हमें बस इतना पता है कि एक अल्फा जी करके उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था और उससे पता चला कि एंटी मैटर पर भी जो ग्रेविटी है वो नॉर्मली काम करती है। अब देखो, बिग बैंग के बाद जब मैटर बना तो साइंटिस्ट का कहना है कि एंटी मैटर भी बना था। अब देखो, वर्चुअली एंटी मैटर तो दिखाई नहीं देता, तो सबसे बड़ी मिस्ट्री पूरे फिजिक्स के अंदर यही है कि भाई एंटी मैटर गया तो गया कहाँ, है कहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली अब हम एंटी मैटर की मिस्ट्री को सॉल्व करें भी तो कैसे करें, क्योंकि ये होना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। थोड़ा बहुत कहीं हमें आउटर स्पेस में जो शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, बट वो बहुत शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन 1996 में जो सर्न के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइनली जो आपका बेसिकली हाइड्रोजन था उसका एक एंटी जो है यहाँ पर एटम बनाया था। पहला आपका एटम था जिसका नाम रखा गया एंटी हाइड्रोजन। अब दूसरा चैलेंज ये था कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें तो कैसे करें, क्योंकि एंटी मैटर और मैटर जैसे क्लोज कांटेक्ट में आते थे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे। अब क्योंकि इन पे अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, दोनों पे अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होता था, एक वायलेंट फ्लैश ऑफ एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलता था और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते थे, जिसको साइंटिस्ट वो एनिहिलेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग। अच्छा, ये जितने भी रिजल्ट है इसको जर्नल नेचर में पब्लिश किया गया है, और जो आइंस्टीन का 1915 का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था वो यहाँ से प्रूव होता है। और जो बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं एंटी मैटर तो भाई एप्पल, अगर यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का कहना ये था कि अगर एप्पल एंटी मैटर से बना हुआ है तो वो ऊपर की तरफ उड़ना चाहिए, बट नहीं भाई, वो नीचे ही आ रहा है एप्पल, जिससे भी बना हुआ हो। अब देखो, मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। आज के टाइम पे साइंटिस्ट के पास ये बाकायदा एविडेंसेस हैं, जितना भी विजिबल यूनिवर्स हम देख पाते हैं, एवरीथिंग है ना, ये सिर्फ 5% विजिबल मैटर जो है उससे बना हुआ है। बाकी का जो 95% है वो डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। तो आपको लगेगा इसका मतलब डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एंटी मैटर है, बट नो। कमाल की बात यह है कि वो जो डार्क मैटर है, वो डार्क एनर्जी है, वो तो किसी से कुछ इंट्रैक्ट ही नहीं करता है। वी जस्ट नो कि समथिंग इज देयर, बट इंट्रैक्शन कुछ नहीं है। लेकिन वो एंटी मैटर नहीं है, क्योंकि एंटी मैटर के ऊपर जस्ट अपोजिट चार्ज होता है मैटर के कंपैरिजन में, और जैसे ही ये दोनों का इंट्रैक्शन होता है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये एंटी मैटर कहाँ गया, किस तरह गया, ये मिस्ट्री बनी हुई है, बट प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के साथ। यूपीएससी इस तरह से स्टेटमेंट बना के यहाँ पे फंसा सकता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टेराहर्ट्ज रेंज। तो बेसिकली ट्राई के द्वारा, जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया गया है बेसिकली इस रेंज को लेकर। ओके, समझते हैं।
देखो हमारा ये जो बेसिकली यूनिवर्स है इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडिएशन देखने के लिए मिलते हैं। उन सारे रेडिएशन की अगर एक फैमिली की बात करें तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आप देखोगे रेडियो वेव्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना, जो कम्युनिकेशन में यूज़ आते हैं। फिर आपके माइक्रोवेव्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और फूड में भी, खाना पकाने में यूज़ होता है आपके माइक्रोवेव ओवन में, और कम्युनिकेशन में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपका इंफ्रारेड वेव्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ये हीट से बेसिकली यहाँ पर रिलेटेड है। विजिबल जो है वेव्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो विजिबल लाइट हम देख पाते हैं उससे रिलेटेड है। यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो एक्स रेज हैं, जो मेडिकल बेसिकली एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, देन आपके गामा रेज देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सब के सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। इसमें जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो है एनर्जी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो टेराहर्ट्ज रेंज है, फिर वो क्या है, तो देखो जो आपका बेसिकली इंफ्रारेड है और जो आपका माइक्रोवेव है, इसके बीच में जो आपकी 30 मिलीमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर की जो एक वेवलेंथ है, वो आपका जो है वो टेराहर्ट्ज रेंज यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। देखो रेडियो वेव्स के थ्रू ही आप कम्युनिकेशन पॉसिबल कर पाते हो। ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसकी अपनी एप्लीकेशंस है, मैंने जस्ट आपके साथ शेयर किया है। तो ये जो टेराहर्ट्ज है, इसकी भी हम फर्दर एप्लीकेशंस को लेकर जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। क्या है, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में है 30 मिलीमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक का एक रेंज है। यहाँ पर देखिए आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में एक बेसिक यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। पहली है पेनिट्रेशन। तो बहुत सारी वेव्स जिस मटेरियल को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, ये वेव उस मटेरियल को भी पेनिट्रेट कर जाती है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। बट अगेन बेसिकली इसकी सेफ्टी भी है। दरअसल इसमें ये जो आपकी जो वेव है, ये नॉन आयोनाइजिंग है, यानी कि डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करती। अब देखो किसी मटेरियल को पेनिट्रेट करना है, कर जाएगी, बट डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। तीसरा है सेंसिटिविटी। अलग अलग मटेरियल को लेकर ये जो आपका बेसिकली रेडिएशन है, ये सेंसिटिव होता है। तो जो आपका बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो आपका इमेजिंग है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। जैसे आपके एक्सरे वगैरह आज के टाइम पे यूज़ होते हैं। तो क्या क्या इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, कल को सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो है मटेरियल को लेकर ये सेंसिटिव है। तो जैसे ही एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल बेसिकली पता चलेगा, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे। मेडिकल इमेजिंग के रूप में जैसे हम एक्सरे करते हैं, इसी तरह अगर फूड में किसी तरह का कंटेमिनेशन है, किसी तरह का फूड के अंदर अडल्ट्रेशन है, तो भी इस रेडिएशन के थ्रू हम उसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन की बात कर लीजिए, या फिर जब हाई स्पीड की आप वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हो, वहाँ पर भी जो है बेसिकली काम आ जाएंगे। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा जो मिलीमीटर वेव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। ओके जी, अभी भी देखो जो आपकी टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी है, इसको अर्ली स्टेज में ही जो है माना जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इस पर अभी आप सॉलिड काम नहीं हुआ है ऐसा कह सकते हैं, बट अगेन चीज़ें प्रोसेस में हैं, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको अभी दे दी है, उसको आप देख लीजिएगा। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी, और जो आपका टेराहर्ट्ज रेंज है उसके बारे में बेसिक नॉलेज देखी है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो देखो गूगल एआई का एक रिसर्चर है, उन्होंने ये कहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको जो क्लासिक कंप्यूटर है वो सॉल्व नहीं कर सकते, और उनके लिए क्वांटम कंप्यूटर ही जो है बेसिकली आप कह सकते हैं अप्रोप्रिएट है, या फिर क्वांटम कंप्यूटर ही ऐसा कर सकते हैं। तो देखो न्यूज़ में कहा गया एक तरह के प्रॉब्लम होते हैं हैश पी हार्ड प्रॉब्लम्स। देखो प्रॉब्लम्स को कुछ ऐसे समझो, जब भी आप कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम देते हैं तो कंप्यूटर को उसे सॉल्व करना रहता है। सामान्य प्रॉब्लम्स यस और नो में काम करती हैं। जैसे अगर आप बात करो, जो सामान्य कंप्यूटर है वो आपका बिट में काम करता है, यानी कि 0 and 1। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी प्रॉब्लम दी जिसका आंसर येस या नो होगा, तो एक क्लासिक कंप्यूटर आपको 0 या 1 के रूप में मान लीजिए आंसर दे देगा। जस्ट अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। तो लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें ज़्यादा कंप्यूटेशन की ज़रूरत है, जिसमें मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, और उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस में से कंप्यूटेशन करके हमें एक फाइन सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर आपके जो हैश पी प्रॉब्लम्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं।
और यहीं पर जो साइंटिस्ट है उसका कहना ये है कि क्लासिक कंप्यूटर ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो क्यूबिट्स पर काम करते हैं, और साथ में बेसिकली उनके पास ऐसी एक सुपर पोजीशन वाली एक स्थिति होती है कि वो मोर नंबर ऑफ बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ पर एक साथ काम कर सकते हैं। तो इसलिए क्वांटम कंप्यूटर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा जो है यहाँ पर कहा गया है। अगर देखो आपने क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पहले से पढ़ा है, आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो मैंने अभी जो बोला वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार क्वांटम कंप्यूटर समझ लेते हैं, फिर एक बार फिर से देख लेंगे। तो देखो आपके जो क्लासिक कंप्यूटर्स होते हैं वो या तो एक टाइम पे 0 ही हो सकते हैं, ऑफ हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं, यानी कि ऑन हो सकते हैं। जो आपके क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ एक के टाइम पर 2 स्टेट पर एक हो सकती है ना। तो जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो 0 या 1 तो हो ही सकते हैं, 0 या 1 के बीच में जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी एक साथ हो सकते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन को, जो 0 और 1 के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसी को जो है यहाँ पर सुपर पोजिशन बोलते हैं। सुपर पोजिशन ये अलाउ करती है क्वांटम कंप्यूटर को कि वो बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी कर सकता है। अब एक बात ध्यान रखना, जो आपके क्लासिक कंप्यूटर होते हैं उनमें जितनी भी आप बिट देते हो उतना ही ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग पावर यहाँ पे बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा बिट दोगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी। लीनियर एक आपको यहाँ पे कर्व देखने के लिए मिलता है। बट जब हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपको एक एक्सपोनेंशियल कर्व देखने के लिए मिल जाएगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे आप क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर को देते जाते हो उसकी प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। अगर मैं आपको कहूँ कि क्वांटम कंप्यूटर 2 की पावर n इस तरीके की कैपेसिटी रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्वांटम कंप्यूटर को n मान लीजिए क्यूबिट है, 1 क्यूबिट दी, तो इसका मतलब उस क्वांटम कंप्यूटर से आप 2 जो है प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इस क्वांटम कंप्यूटर को 2 क्यूबिट दे दूँ तो आप कितनी प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर को 3 क्यूबिट दे दूँ तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल 8। तो आपने देखा जैसे जैसे मैं क्यूबिट ज़्यादा देते जा रही हूँ तो एक्सपोनेंशियली उसका जो प्रोसेस करने का कैपेसिटी है, ज़्यादा डाटा को कैरी करने का, ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वो बढ़ता जाता है। जबकि अगर हम बेसिकली बात करें अपने नॉर्मल कंप्यूटर्स की, वो लीनियर कर्व पे काम करते हैं। आप एक जो है बिट दे रहे हो तो आपका एक आउटपुट आएगा, 2 बिट दे रहे हो आपके 2 आउटपुट आएंगे। मतलब इस तरीके से मैं आपको समझाने वाली लैंग्वेज में बता रही हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसीलिए कई बार ना बच्चे सवाल पूछते हैं कि मैम ऐसा क्या है कि भाई क्वांटम कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि 2 की पावर n इस पर वो काम करते हैं। मोर नंबर ऑफ क्यूबिट देंगे, एक्सपोनेंशियली उनकी जो कंप्यूटेशनल एक प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। ओके, इसके अलावा आप देखोगे इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मतलब जैसे ह्यूमन माइंड होता है ना, एक साथ हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, कुछ खा भी सकते हैं, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हम एक साथ कर लेते हैं। हालांकि पॉसिबल नहीं है, आपका प्रैक्टिकली एक चीज़ पे एक बार ध्यान होता है। बट अगेन क्वांटम कंप्यूटर भी एक साथ पैरेलली आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों पर काम कर सकता है। तो जो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम के, ये एक साथ उन सबको एनालाइज कर सकता है। तो इसीलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको इन अ सिंगल टाइम परफॉर्म कर सकता है, जो कि क्लासिक कंप्यूटर के लिए पॉसिबल उस तरीके से नहीं है। साथ में इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको एंटेंगलमेंट बोलते हैं। जो 0 और 1 है वो एक टाइम पर किसी भी पोजिशन में हो सकते हैं, ये तो पता चल गया सुपर पोजिशन। ऊपर से ये आपस में इंटेंगल्ड होते हैं, यानी कि अगर एक को डिस्टर्ब करोगे तो दूसरा डिस्टर्ब होगा ही होगा, और यदि एक के बारे में पता कर लोगे तो दूसरे के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। और ये एंटेंगलमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर ये दूर दूर भी हैं तो भी आपको इनके बारे में जो एक कनेक्शन है वो पता चल जाएगा। तो इस एंटेंगलमेंट की वजह से भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो क्वांटम कंप्यूटर है वो हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेनिफिट क्या क्या है।
क्वांटम स्पीड अप, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, स्ट्रॉन्ग हार्ड प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकता है, हाइयर प्राइवेसी होती है, एंटेंगलमेंट की वजह से एक और डिस्टर्ब किया दूसरा अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कुछ छेड़खानी हुई है। इसके अलावा आपका पैरेललिज्म, पैरेलली जो है मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस को लेके काम कर सकता है, तो क्विकली आपको एक आंसर मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं न्यूज़ पर। नाउ यू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द क्वांटम कंप्यूटर कि दीज आर दी बेस्ट कंप्यूटर, दीज आर दी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ह्यूमन के माइंड को बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल वे में रिप्रेजेंट कर दे, कुछ इस तरीके से। अब न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि गूगल का जो एक इंजीनियर था, साइंटिस्ट थे, वो ये कह रहे थे कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो क्वांटम कंप्यूटर ही सॉल्व कर सकते हैं, क्लासिक कंप्यूटर नहीं। क्यों? अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ है, सुपर इम्पोजिशन वाली, एंटेंगलमेंट वाली और आपकी जो है बेसिकली पैरेललिज्म वाली, ये सारी चीज़ें। लेकिन देखो, हर चीज़ बेहतर तो नहीं होती है, अभी बहुत सारे कंसर्न्स भी एसोसिएटेड हैं। सबसे पहला तो हायर कॉस्ट है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब कंट्रीज़ तक भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल की तो बात छोड़ ही दीजिए। कंपनीज जो है, जो मल्टीनेशनल एकदम जान कंपनीज़ हैं, वही इस पर जो है काम कर रहे हैं। फिर आपको इनमें टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना पड़ता है। इनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पर जो है मेंटेन करके रखें। दूसरा, इनका हाई एरर रेट होता है। अभी अगर आप देखोगे तो क्लासिक कंप्यूटर के कंपैरिजन में इनका एरर रेट हाई है, क्योंकि ये इस तरीके से काम कर रहे होते हैं और इनका जो एक एंटेंगलमेंट है, इनका जो आपस में जो बेसिकली 0 और 1 का एक आपको इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है, बहुत ईजिली डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे वो डिस्टर्ब हुआ तो जो एक सुपर पोजिशन की यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ था वो टूट जाता है, तो फिर तो काम खत्म हो गया। तो वही सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंट, ठीक है, आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उससे इन कंप्यूटर्स पे फ़र्क पड़ता है, जो कि आपके क्लासिक कंप्यूटर पे इतना नहीं देखने को मिलता। और क्यूबिट बहुत ईजिली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिस टेबल पे आपका कंप्यूटर रखा है वहीं पे फ़ोन वाइब्रेट कर जाए, या फिर आसपास बहुत ज़्यादा कुछ आपका इस तरह की फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन का कुछ देखने को मिल रहा है, तो जो क्यूबिट है वो ईजिली डिस्टर्ब हो जाएंगे और सुपर पोजिशन वाली स्टेट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक पाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द कंसर्न्स, थोड़ा इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। दीज आर द बेनिफिट्स क्वांटम कंप्यूटर्स के, एंड कुछ आपके न्यूज़ में था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। आई एग्री, कुछ टॉपिक्स थोड़े से हटके थे, थोड़े से डिफिकल्ट थे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन ईजी लैंग्वेज विद सम देसी वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन अगेन जो देसी होता है वही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना सकते हैं, राइट। वेल, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, इट्स ओके, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। जब मैं नेक्स्ट वाला वीडियो लेके आऊँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, 30 सितंबर को सेल का लास्ट डे, मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब लास्ट डे, तो एडमिशन ले लीजिए। यूज़ करना मत भूलिएगा फैकल्टी कोड प्राची। आप अपने फैकल्टी का कोड यूज़ करते हैं ना, तो एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड दिखाता है, तो आपको भी दिखाना है ना, तो ज़रूरी है। बाकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं UPSC विद प्राची से। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द पेमेंट, फी एंड द बैच, या फिर अपने सिलेबस के लिए, तो आप मुझे UPSC विद प्राची पर पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, एंड यस, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।